बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हकीकत क्या है के साथ मैं हूं आगा साजिद शाह। नाज़रीन, आज बात करेंगे नैब के हवाले से। नैब के कानून में तरामीमी ऑर्डिनेंस लाया गया, एक बार फिर सदारती रेफरेंस के ज़रिए ये बिल पास करवाया गया, चोर रास्ते से लाया गया। आखिर क्या वजूहत है कि पार्लियामेंट में ये कानून नहीं लाया जा सका और ना ही आइंदा मुस्तकबिल में इस कानून के हवाले से तरमीम के हवाले से पार्लियामेंट में इसको लाने की कोशिश या उम्मीद है। हालांकि अपोजिशन की जानिब से ये बार बार नैब को नल एंड वाइड डिक्लेयर करने और सिरे से ख़त्म करने की बात बार बार की गई। इस वक्त 3 साल के बाद देखने में ये चीज़ सामने आ रही है, हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर कुछ नज़र आती हैं इस हवाले से कि नैब के कवानीन सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है। इस वजह से इसको ख़त्म हो जाना चाहिए या इसकी तरमीम हो जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ऐसी क्या वजूहत थी जिसकी वजह से हुकूमत को एक बार फिर ऑर्डिनेंस का सहारा लेना पड़ा और 3 साल तक इसी नैब के कानून, जिसकी बार बार अपोजिशन शोर मचाती रही कि इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए, लेकिन 3 साल तक इसके हवाले से कोई ऐसा काम, इसमें कोई अमेंडमेंट के हवाले से काम नहीं किया गया। लेकिन अब ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई, इमरजेंसी बेसिस पे ऑर्डिनेंस लाके तरमीम की गई और आज सैफुर रहमान केस के हवाले से इससे फ़ायदा भी हासिल किया गया और बहती गंगा में हाथ धोने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस हवाले से एक एप्लीकेशन नैब में दाखिल की। 8 अरब करप्शन का जो मेगा स्कैंडल है वो नैब के दायरा कार में जो नई तरमीम आई हैं उसकी बुनियाद पर, उनकी वजूहात, उस अमेंडमेंट की वजह से ये दायरा कार में नहीं आता, इसलिए उनको बरी किया जाए। ये अलग बहस है कि उनकी एप्लीकेशन नल एंड वाइड डिक्लेयर करके वो भी खारिज की गई। इस हवाले से भी स्पेसिफिकली बात करेंगे। लेकिन सैफुर रहमान केस में जो 14 दिन का रिमांड CRPC के तहत, फौजदारी कवानीन के तहत मौजूद है एक लॉ, और नैब में 90 डेज़ का रिमांड है, लेकिन वो फ़ायदा सैफुर रहमान केस में उनको इस तरमीमी आर्डिनेंस के ज़रिए पहुँचाया गया। तो एक तरफ इस तरमीम को इस्तेमाल किया गया और एक तरफ नहीं। इस हवाले से बात करेंगे। हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से भी बात करेंगे। महंगाई जो हुकूमत को ले डूबी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ हालात कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमती जो अरकान हैं उनमें इख्तलाफ इस कदर बढ़ गया है कि वो फट कर खुल कर सामने आ रहे हैं। और आने वाला टाइम कैसा नज़र आया, क्या हुकूमत आज गुज़िश्ता एक हफ्ते से ये सवाल सामने आ चुका है, ये उठता हुआ दिखाई दे, र्यूमर्स मौजूद हैं कि क्या हुकूमत अब इन हालात में 5 साल पूरे कर सकेगी। इस हवाले से बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे DGISI की जो इस वक्त तकर्री है वो एक मुअम्मा बन चुकी है और इस मुअम्मे की वजह से देखना ये है कि कोई भी मुकर्रर हो, ये रूटीन की चेंजिंग्स हैं आर्मी की, लेकिन इसके बावजूद देखना ये है कि क्या इस चेंजिंग से, इस तब्दीली से अफ़गानिस्तान जो पॉलिसी पाकिस्तान की ऑलरेडी मौजूद है उसमें कुछ चेंज आएगा। इन तमाम हवालों से आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब ने, तज्ज़ियाकार हैं, जबकि इनके साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद मुग़ल, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और साथ साथ प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स लॉयर फोरम रावलपिंडी डिवीज़न के। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपसे जानना चाहूँगा इस हवाले से, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से, कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस एक बार फिर चोर रास्ते से लाया गया, क्या वजूहत हो सकती हैं, क्या समझते हैं अपोजिशन ये शोर मचाने के बावजूद कि इसको ख़त्म किया जाए इस नैब के कानून को, क्या फिर भी इनमें इख्तलाफात मौजूद हैं? आगा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम नॉट अ लॉयर बाय प्रोफेशन, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो है कि इट इज़ दोनों अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी है, इनमें चूँकि आपस में इख्तलाफ हैं, दोनों बैठते नहीं हैं, आपस में बात नहीं करते हैं, और स्पेशली अपोजिशन जो है कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती है जिसमें कि वो जो है स्पेशली जहाँ पे करप्शन और माल लूटने की बात आती है, तो अपोजिशन कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती जिसमें कि इस चीज़ के ऊपर कोई लॉ बन सके और इस चीज़ में कोई काम कर सके। तो फिर गवर्नमेंट के पास एक यही रास्ता रह जाता है कि जी वो जो है वो जाए और
जो है वो एक ऑर्डिनेंस इसका नफाज कर दे। अब जो आपके बाकी लीगल इसके एस्पेक्ट्स हैं वो मेरे कुलीग लॉयर जो है वो ज़्यादा इसको बेहतर समझते। ब्रिगेड साहब वो दुरुस्त है, लेकिन मेरा सवाल आपसे स्पेसिफिक इस हवाले से था, अमेंडमेंट क्या है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये एक तो सेपरेट चैप्टर है। लेकिन इस वक्त जो 3 साल से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बकौल अपोजिशन की जा रही थी, अब तो उनकी बात मानी जा रही है। इस नैब कवानीन में अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं प्रोसिक्यूटर के हवाले से और बाकी रिमांड के हवाले से, कुछ और चीज़ें हैं कि कौन कौन से दायरा कार में इनके अख्तियारात आते हैं। मीनिंग देयर बाय कुछ ना कुछ तो फेवर हो रही थी अपोजिशन की, लेकिन अपोजिशन ने क्या वजूहत है जिसकी वजह से साफ इनकार कर दिया इनको सपोर्ट करने से इस हवाले से? देखिए वो तो आपको इसमें बिल्कुल क्लियर है कि ये जो है ये चाहते हैं कि कोई भी अपोजिशन पार्टी स्पेशली दोनों जो मेजर पार्टीज हैं कि कोई भी इनको इनकी करप्शन के बारे में मत। लॉ हमेशा बनते हैं और लॉ इम्प्रूव होते हैं। दैट इज़ दुनिया पूरी में इसी तरह होता है कि लॉ इम्प्रूव होते रहते हैं, फिर भी वक्त के साथ साथ उनमें लूप होल्स होते हैं, फर्दर इम्प्रूवमेंट होती है। तो ये सिर्फ इसलिए उसको अपोज कर रहे हैं बिकॉज उसमें जो है वो ये नहीं चाहते कि इसमें उनका नाम आए, और या वो इसमें जो है वो कानून के किसी तरह भी कानून के दायरे में वो अपने आप को नहीं लाना चाहते, कानून के दायरे में नहीं लाना चाहते। हालांकि अगर ये अमेंडमेंट आ जाती है तो आने वाले टाइम में, क्योंकि पिछले नवाज शरीफ साहब का हमेशा से बयानिया रहा है कि ये गलती मेरी थी कि अपने दौरे इक़्तिदार में इसको मुझे ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन आने वाले दौर में इसी बयानी को अगर लेके चले तो ये तो उनके फ़ायदे की चीज़ थी, लेकिन वो इसमें हिस्सा नहीं लेके, आप समझते नहीं हैं कि गलती कर रही हैं? जी बिल्कुल, दे आर द लॉ मेकर्स। लॉ मेकर्स का काम ही ये है कि कानून बनाना। अगर वो कानून नहीं बना सकते, कानून बनाने में मदद नहीं कर सकते, कानून बनाने में वो जो गलतियां हैं उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते एज अपोजिशन, आई थिंक कि उनका फिर पार्लियामेंट में होना ना होना एक ही बात। तो जो इतने वो पैसे लेते हैं, इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो नहीं छोड़ते, लेकिन कानून जहाँ पे बनाने की बात आ जाती है वहाँ पे ना तो ये बैठते हैं, ना वो डिस्कस करते हैं, ना इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। अच्छा ब्रिगेड साहब, ऐसे कौन सी जरूरत पेश आ गई थी? 3 साल तक इसकी जरूरत नहीं पेश आई, लेकिन अब हंगामी बुनियादों पर ये अमेंडमेंट्स लाई गई, ऐसी कौन सी जरूरत पेश आ गई हुकूमत को? आई थिंक जो है एक प्रोसेस चल रहा है वो 3 साल में, तो आप देखें, आप एक कानून बनाते हैं उसके सारे एंगल्स देखते हैं, जब आप वो उसका एक टाइम लगता है, एक चीज़ को एक जो है उसकी जब फिजिबिलिटी देखी जाती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं, उसमें उसकी इम्प्लीकेशन देखी जाती है, और तब वो आई थिंक इस सारे में लॉ मिनिस्ट्री ने बहुत काम किया होगा, लेकिन उसका जो फाइनल स्टेज है उस पे आके आप उसको बिल्कुल रेलीगेट कर दें विदाउट डिस्कसिंग, विदाउट टॉकिंग एनीथिंग, और उसको सिर्फ आप मीडिया पे कहते हैं कि जी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, जबकि जो लोग मीडिया देख रहे हैं उनमें से 99% ने ना तो नैब का ऑर्डिनेंस पढ़ा होगा, ना नैब ऑर्डिनेंस में जो अमेंडमेंट प्रपोज हुई है वो पढ़ी होंगी। वो सिर्फ इन लोगों की ज़बान से कहने पे ये समझ लेंगे कि जी ये तो गलत है। ठीक हो गया। अच्छा एक चीज़ और इसी से कनेक्टेड बताइएगा, एतराज़ इस वक्त ये है कि एक अरसा गुजारा है अपोजिशन ने हुकूमत के अंदर, जिसमें 2 बड़ी पार्टियां जैसे आपने नाम लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, थोड़ी बहुत उनको नो हाउ है। ये हर दफ़ा आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये कोई गारंटी है इस बात की कि वो बिल्कुल जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और ऑर्डिनेंस लाना, ऑर्डिनेंस की जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं कि हर रोज़ ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जा रहा, तो ये किस तरह से श्योरिटी है कि ये जो भी कवानीन इमरजेंसी में पास किए जा रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त और सही है और आने वाले टाइम में इसके फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखें, यही तो
यही तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में होता ये है कि आपकी एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन पार्टी। जो रूलिंग पार्टी होती है और जो डिस्पाइट बीइंग इन द रूलिंग पार्टी आर दी अपोजिशन पार्टी, जो इलेक्टेड मेंबर्स रिस्पेक्टेबल होते हैं, उनका काम होता है वेलफेयर ऑफ द स्टेट। उनका काम वेलफेयर ऑफ द पार्टी नहीं होता, उनका काम होता है वेलफेयर ऑफ द स्टेट। अगर कानून कोई आया है तो उसको बैठ के उसको पूरा पढ़े, उसमें प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करें, इन्फोर्स करें, इंश्योर करें कि वो अमेंडमेंट गवर्नमेंट उस कानून में लेके आती है। लेकिन अगर आप ना तो उस कानून को पढ़ेंगे, ना उस कानून पे बहस करेंगे, और जब बहस भी करेंगे तो वो अगर 10 मिनट की बहस अगर हुई है तो उसमें 9 मिनट आप पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। आप ये बात कर रहे हैं कि जी पार्टी के मफाद क्या हैं, मुल्क की कोई बात नहीं करता। दैट इज इम्पोर्टेंट। और जब तक आप मुल्क के लिए बात नहीं करेंगे, आप आप जो है वो किस तरह के इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं अगर आप पार्टी पॉलिटिक्स को मुल्क की पॉलिटिक्स से ऊपर रखते हैं। तो मेरे ये जो 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 मैं कंक्लूड करूंगा वो ये है कि दोनों को ख्याल करना चाहिए। अपोजिशन को भी आगे आना चाहिए और रूलिंग पार्टी को भी आगे आना चाहिए, ताकि जो आप कह रहे हैं, अगर एक पार्टी, चाहे वो रूलिंग है या अपोजिशन है, कोई रूल कोई कानून लाती है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। उसको ठीक हो गया। डिस्कस किए बगैर चांस आगे आगे जो है वो आप उसमें बेहतरी नहीं ला सकते। बिल्कुल लेकिन सही हो गया। अगर कोई रूल कोई डिस्कस करना ही नहीं चाहता, कोई बात ही नहीं करना चाहता, तो फिर वो जो उस कानून में जो फ्लॉज है उसके साथ आपको रहना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके बात करेंगे शाहिद महमूद मुग़ल साहब से कि कानून में अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, तो इसको अमेंडमेंट्स को वक्त के साथ साथ आने देना चाहिए और अपोजिशन को सिर्फ अपोजिशन नहीं करनी चाहिए बल्कि हुकूमत का साथ देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी नैब तरमीमी आर्डिनेंस के हवाले से। ब्रिगेडियर साहब ने बात की है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें अमेंडमेंट होती हैं, ऐसे अमेंडमेंट नहीं होती कि सुबह सोचा और शाम को अमेंडमेंट हो जाए। लॉ मिनिस्टर ने इस पर बहुत सारा काम किया है, जिसके बाद ये प्रपोज़ल आया और उसके बाद चूँकि अपोजिशन कोऑपरेट नहीं कर रही थी तो स्टेट का सोचना चाहिए, पार्टीज़ का भी नहीं सोचना चाहिए, बवजह मजबूरी आर्डिनेंस लाया गया। मुग़ल साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब बहुत मेहरबानी, आपने मुझे वक्त दिया। तो गुजारिश ये है, एक तो बात मैं थोड़ी सी इसमें वो करना चाहता हूँ कि मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में मेरी इनरोलमेंट नहीं हुई। तो जहाँ तक बात है ये अपना ऑर्डिनेंस की, तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी मुंतखब असम्बलीज़ हैं उसमें हमारे मुंतखब नुमाइंदे आते हैं जो लोगों का एक एतमाद हासिल करके आते हैं, और वो ही मैं समझता हूँ कि कॉम्पिटेंट फोरम है कि कोई भी अमेंडमेंट आए तो उसे असेंबली से पास होना चाहिए। और ये जो ऑर्डिनेंस की बातें हो रही हैं, जैसे आपने खुद फरमाया कि मौजूदा गवर्नमेंट तो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रीज बन गई है। अब एक मैं बात करता हूँ कि हमारे आईन पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है। पहली बात तो ये है कि इदारे हमारे अपने जितने भी हैं, और हम सब ने मिल के इदारों को मजबूत करना है। अगर हमारे इदारे मजबूत होंगे तो हमारा ये मुल्क पाकिस्तान मजबूत होगा। और इदारों के जो इख्तियारात हैं वो आईन पाकिस्तान में उनका तयन कर दिया गया है। अगर जब भी कोई इदारा अपने इख्तियारात से तजावुज़ करेगा, फिर आप जैसे अहले इल्म लोग उस पे जनाब बात तो करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमने अपने इदारों को मजबूत करना है। जहाँ तक ऑर्डिनेंस की बात है, ये ऑर्डिनेंस ये वक्ती तौर पे लोगों को फ़ायदा देने के लिए दिया जाता है। फिर आपने अपने स्टार्ट में ये बात की थी कि गवर्नमेंट के 3 साल तकरीबन गुजर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डिनेंस पहले क्यों नहीं आए? इतना वक्त गवर्नमेंट ने गुजार दिया, और ये मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बेनिफिट्स देने के लिए इस तरह के ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं जो रातों रात जनाब मंजूर होके
आगे उन्हें फॉरवर्ड कर दिया जाता है। मुझे ये बताएं, गैर आइनी तो नहीं है इन ऑर्डिनेंस को पास करना? एक कानून की तरमीम या कानून इंट्रोड्यूस करवाना वक्त की ज़रूरत है, वक्त के साथ साथ चीज़ें सामने आती हैं। अगर अपोजिशन कोऑपरेट ना करे गवर्नमेंट को फेल करने के लिए, तो ये तो हुकूमत का आइनी हक है ऑर्डिनेंस लेके आना, तो ये कैसे गलत है? देखिए सर, बात ये है कि जब भी कोई तरमीम ऐसी आएगी जिसमें बेटरमेंट ऑफ द पीपल होगी, तो मैं ये समझूंगा कि कोई भी अपोजिशन जो है उसकी मुखालफत नहीं करेगी। नहीं, वो दुरुस्त है, आपकी बात सही है, लेकिन अब मुखालफत की जा रही है। जितने भी कवानीन पास किए जा रहे हैं तमाम के तमाम आर्डिनेंस के ज़रिए लाना मजबूरी बन गई है हुकूमत की, क्योंकि अपोजिशन ने सोच रखा है, ऑल दो के अपोजिशन का हमेशा से ये बयानिया रहा है कि इस नैब के कानून को ख़त्म करें या अमेंड करें। अब अमेंडमेंट की बात आई है तो अपोजिशन ने स्टेप बैक कर लिया है, तो फिर ये स्टेप बैक कैसे जस्टिफाइड है? एतराज़ क्या है इस अमेंडमेंट के ऊपर? देखें शाह साहब, मैंने जैसे बात की कि ये लास्ट आवर में आके गवर्नमेंट को इस ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत पड़ी? देर आए दुरुस्त आए। मुगल साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी 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 जी, मैंने कहा देर आए दुरुस्त आयद। अगर उनको लेट समझ आ गई है तो अब भी आमीन कर लेने में हर्ज कोई नहीं है। क्या कहते हैं सर? मैं तो एक बात देखे, बतौर एक, मैं तो वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी जो है यही है कि हमारी पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट में ये ऐसे जितने भी तरमीम हैं वहाँ पेश होनी चाहिए, ताकि देखें ना, डायरेक्टली इसमें और इनडायरेक्टली लोग इन्वॉल्व होते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटर्स। अच्छा, ये बताइएगा कि अपोजिशन का हमेशा से, मैंने बार बार ये बात कर रहा हूँ, क्या बयानिया रहा है इसको नल एंड वाइट डिक्लेयर करें या इसको अमेंड करें। अब वो स्टेक बैक भी कर रही हैं, लेकिन जैसे ही ये तरमीमी आर्डिनेंस आया, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीपल्स लॉयर फोरम रावलपिंडी डिवीजन के प्रेसिडेंट भी हैं आप, लेकिन जरदारी साहब ने फौरी तौर पर इससे मुस्तफ़ीद होने के लिए एप्लीकेशन दायर कर दी नैब में कि उनको बरी किया जाए। नई अमेंडमेंट के तहत ये नैब का दायरा अख्तियार नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि ये ऑर्डिनेंस को ही हम नहीं मानते, दूसरी तरफ आप इसमें बरियत की दरख्वास्त भी दे रहे हैं, ये जस्टिफाइड है? जी जी शाह साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन बात यह है कि आप सारा माजी देख लें जरदारी साहब का, जितने भी केसेस उनके ऊपर बनाए गए वो सब बेबुनियाद झूठे थे। किसी एक केस में भी उन्हें आज तक कोई सजा नहीं हुई। जहाँ तक आपकी बात आती है कि जरदारी साहब ने भी दरख्वास्त दी। मुगल साहब, आपसे हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी मुगल साहब, क्या कहना चाह रहे थे आप? जरदारी साहब इस मुल्क के शहरी हैं। अगर कोई देखें ना, उनके खिलाफ जितने मुकदमात बने हैं झूठे बेबुनियाद हैं। अगर कोई फैसिलिटी उन्हें भी नजर आती है, अब उन्होंने अवेल कर ली, इसमें कोई जुर्म की बात नहीं। 8 साल जरदारी साहब जेल में रह के आए हैं, आप कहते हैं एक दफ़ा भी उनको सज़ा नहीं हुई, वो भी सारे गलत फैसले थे जुडिशरी के। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जरदारी साहब के खिलाफ कभी कोई केस साबित नहीं हुआ, तो सज़ा कैसे हो गई? सजा जो है, हम देखें ना जी, जब केस पेंडिंग हो उसके ऊपर हम तो कोई कमेंट नहीं पास कर सकते, लेकिन जब केस फैसला हो जाए फिर तो हम उसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं कि जो भी जरदारी साहब के खिलाफ केस बने थे वो सारे झूठ और बेबुनियाद थे। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, आप एनालिस्ट हैं, आप बड़ी गहरी निगाह रखते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, आप इन चीज़ों को समझते हैं। आने वाला टाइम आप क्या देख रही हैं? हुकूमत की जो पिछले एक हफ्ते से कारकर्दगी है, ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से, गरीब शख्स जो पहले गरीब था अब वो गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे जा चुका है, पेट्रोल और डॉलर की उड़ान रुक नहीं पा रही। अब जो सिचुएशन जो लेटेस्ट है DGISI के हवाले से भी जो एक इख्तलाफ सामने आ गया है, अब आप क्या समझ रहे हैं कि हुकूमत के 5 साल पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं? जी, आपने 3 सवाल किए। एक प्राइस जो पेट्रोल और दूसरी चीज़ों की बढ़ी है। दूसरा जो है, आपने कहा कि DGSI वाला इशू जो है, तो मैं पहले पेट्रोल की प्राइसेस की बात करूँगा।
जी जी। आप देखें कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं पूरी दुनिया में ज़्यादा हुई हैं। फ्रॉम $40 $45 जो हैं वो $80 पे चली गई। तो हमें इस चीज़ को भी, अब हम फ्यूल जो तेल है वो हम इंपोर्ट करते हैं, हमारा इंपोर्ट बिल ज़्यादा हुआ है। हम जो है वो अनफॉर्चुनेटली हम दालें भी इंपोर्ट करते हैं। हमारा जो है एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम हमारा ये है जो आप बात कर रहे हैं कि जी डॉलर क्यों जा रहा है, वो हम जो हैं अफ़गानिस्तान में डॉलर स्मगल हो रहा है, उसकी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जी वो उसको बेहतर करे, लेकिन वो हमारे अभी तक गवर्नमेंट के काबू में नहीं आया। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो ये है कि जी जो आम चीज़ों की प्राइसेस हैं उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करने में टोटली नाकाम रही है। एक आम आदमी को जो मार्केट में फॉर्म टू मार्केट, जो बीच में मिडिल मैन आदमी जो 40 टू 35 टू 40% कमाता है उसके अंदर से, और वो 30 टू 40% जो है वो प्राइस ऐड हो जाती है एंड कंज्यूमर के लिए, वो जो है गवर्नमेंट ने उसको एड्रेस नहीं किया। और आप देखें, इसीलिए आप देखें कि आपकी हर जगह पे, हर जो है जगह पे लिखा होता है कि जी डीसी रेट, लेकिन एक्चुअली डीसी रेट नहीं होते हैं, बिकॉज कोई डीसी जो है वो जाके चेक नहीं करता। कोई मार्केट जो है, कोई दुकान जो है वो बंद नहीं हुई। बड़े बड़े स्टोर्स आप देख लें, उनमें डीसी रेट पे थर्ड क्लास की चीज़ें पड़ी होंगी जो कि आम आदमी लेगा ही नहीं। और आप जो है वो बड़े मेगा स्टोर जो हैं उनमें जाके देखें, उन लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनके पास बहुत पैसा है। तो एज फार एज महंगाई का जो ताल्लुक है, उसमें जहाँ 50% कसूर जो है वो ये है कि दुनिया में प्राइसेस बढ़ी हैं, 50% कसूर जो है वो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट का कसूर है कि वो इसको चेक नहीं कर सकती। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, एक मिनट दीजिएगा, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आके यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे पहले जाने से पहले बात हो रही थी, ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि 50% गवर्नमेंट का कसूर है महंगाई में, और 50% महंगाई अदरवाइज पूरी दुनिया में बढ़ गई है। एक तो ये बात डीसी रेट के हवाले से आपने बात की है, फाइन्स तो हो रही हैं, जुर्माने हो रही हैं दुकानदारों पे जाके हज़ारों के हिसाब से, 10-10, 20-20, 50 हज़ार डेली के एक दुकानदार के जो फाइन्स हो रही हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ताजर का ये कहना है कि जिस रेट पे जो डीसी रेट कैलकुलेट करके निकाला गया है उस रेट पे हमारी परचेज़ भी नहीं है। तो इस चीज़ को जहाँ से परचेज़ हो रही है उस चीज़ को क्यों नहीं लुक आफ्टर किया जा रहा? देखिए, ये तो अगर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो गवर्नमेंट को ताजरों के साथ बैठ के हल करनी चाहिए। ये इसका जब तक कोई हल नहीं निकालेंगे आप, मसलन आप इस्लामाबाद में एंटर होते हैं तो लिखा हुआ बोर्ड आपको नज़र आता है राइट साइड पे कि जी पॉइंट ऑफ सेल नामंजूर। टैक्स जो है वो ट्रेडर लेता है आम आदमी से, लेकिन गवर्नमेंट को आगे पास नहीं करता। वो जो 17, 18, 20% क्या है वो उसकी जेब में जा रहा है। वो उसको चेक करना चाहिए। उसको जब तक आप चेक नहीं करेंगे, और ये जो प्राइसेस हैं वो कभी भी नीचे नहीं आएंगी। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अ वेरी ड्रास्टिक एक्शन ऑन दिस, बिकॉज लोगों के लिए एक तो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं, वो इफेक्ट आ रहा है। दूसरा जो है वो प्रॉफिट जो है वो बनाने वाला बीच में वो प्रॉफिट अपना दुगना कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो गरीब आदमी, ये जो एंड कंज्यूमर जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ डलना शुरू हो गया है। और ये तीसरी चीज़ जो है, ये जो हुडर्स हैं, जो चीज़ का ज़ख़ीरा करते हैं, खाने पीने की चीज़ों का ज़ख़ीरा करते हैं, उनके ऊपर बहुत सख्त क्रैकडाउन होना चाहिए। और उनके ऊपर जो है वो कानून लाना चाहिए कि जी उनको ऐसी सजा दी जाए कि जो दूसरे देख के भी उसके ऊपर जो है वो कुछ सीखे। इबरतनाक सजा होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, डॉलर अफगानिस्तान में स्मगल हो रहा है। ये शायद एक नई चीज़ है।
ये कैसे स्मगल हो रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है? गवर्नमेंट कैसे रोक सकती है? देखें जी, गवर्नमेंट जो है वहाँ पे डॉलर की अफगानिस्तान में कमी है, इसमें कोई शक नहीं। और जब तक उधर ह्यूमन जो है वो फॉरेन एड नहीं आएगी, ये जो है वो डॉलर की उधर डिमांड बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट अपने पूरे कोशिश कर रही है, लेकिन देखें, मैं हमेशा ये एक बात कहता हूँ कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हर आदमी का काम है। हम में से हर शहरी जो पाकिस्तान में रहता है उसको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। अगर मैं सारे डॉलर अपने स्मगल कर दूंगा तो फिर जो है वो मुल्क के लिए क्या मैंने किया। अगर मैं जो है वो चीज़ को इसलिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेता हूँ कि जी मैं इसको कल जब जब महंगाई जब कमी होगी तो इसकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो मैं तब बेचूंगा, तो फिर मैंने मुल्क के लिए क्या किया। उसके दो तरीके हैं, या तो इनको इंसेंटिव दिया जाए या इनके लिए ऐसी सजाएं रखी जाएं कि देख के दूसरे को इबरत हो। और यही दुनिया का कानून है, यही हिस्ट्री हमें बताता है। एक चीज़ और फिर अब उसी सवाल पे आऊँगा कि क्या, चूँकि अफ़गानिस्तान में जब तब्दीली हुई, एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हुआ हुकूमत के हवाले से, तो खुशियाँ भी बनाई गई, पूरी दुनिया को एक मैसेज भी गया कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है या पाकिस्तान इसको सबसे पहले एक्सेप्ट कर रहा है, इस प्रपोज़ल को, और इसको, इस हुकूमत को खुशामदीद कह रहा है। तो आप समझती हैं कि ये कोई, जो डॉलर की आप बात कर रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कुछ लोग छुप छुपा के कर रही हैं, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, या गवर्नमेंट कोई शेक हैंड कर रही है, कोऑपरेट कर रही है? ये क्या सीन क्या है असल में? आई डोंट थिंक कि जी ये गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है या पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है। तो एक माफिया है जो कि मुल्क में जो है वो डॉलर को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करता है। अभी उसमें बहुत सारे हाई अप्स लोग हैं जिसकी काफ़ी हमारे जो हैं वो जो फाइनेंस को बेहतर समझते हैं मेरे से, उन्होंने इस पर बात भी की है, लेकिन उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई लीगल एक्शन नहीं किया गया, किसी को सज़ा नहीं दी गई। जब तक आप किसी मुआशरे में जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट नहीं देंगे, मुआशरा कभी सीधा नहीं हो सकता, मुल्क कभी सीधा नहीं। ठीक हो सके, ठीक हो गया। मुगल साहब, आप ये बताइए कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो उनका नारा ये थे 3 माह में हम सब कुछ बदल के रख देंगे, जबकि अपोजिशन का ये कहना था ये 3 माह तक चल ही नहीं पाएंगे, और आज तक अपोजिशन ये कह रही है कि किसी वक्त भी गवर्नमेंट गिर जाएगी। अब जब 3 साल कंप्लीट होने को हैं, आप समझते हैं कि ये मज़ीद हुकूमत 5 साल पूरी करेगी या किसी वक्त भी अब हालात तब्दील हो चुके हैं? देखिए शाह साहब, बात ये है कि इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है वो उसकी 2 वक्त की रोटी है। तो मौजूदा हालात ये हो चुके हैं कि इंसान 2 वक्त की रोटी क्या, 1 वक्त की रोटी खाने पे भी जो है ना वो बहुत ही मजबूर हो चुका है। महंगाई आपकी इतनी सरों को पहुंच चुकी है जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। जब ये गवर्नमेंट आई थी, खान साहब अपना ये मंशूर, या जब उस पे इस्लामाबाद जो इनका वो था धरना, उसमें ये कंटेनर पे चढ़ के कहते थे कि 30 रुपए मैं लीटर कर दूंगा पेट्रोल, बिजली सस्ती हो जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन आज आप देख लें कि पाकिस्तान की तारीख की बुलंदियों पे ये बिजली के रेट्स हो चुके हैं, पेट्रोल के रेट्स हो चुके हैं, और ये डॉलर के रेट्स हो चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट गरीब आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे रही, और जब आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, उनकी बेसिक जो ज़रूरियात हैं, जो कि कम अज़ कम 2 वक़्त की रोटी है, तो एहतजाजन वो रोडों पे आएँगे। मैंने फिर ये बात की कि हम इदारों का एहतराम करते हैं, क्योंकि इदारों का एहतराम करने से ही इदारे मज़बूत होते हैं। लेकिन अगर यही हालात रहे, 2 वक़्त की रोटी भी ना मुयस्सर हुई, तो लोग जो है अब रोड पे आ जाएँगे, एजिटेशन पे आ जाएँगे, जैसा कि आजकल हो रहा है। मैं ये भी ये कहता हूँ कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर है, अगर ये इलेक्टेड है, तो इसको 5 साल पूरे करने चाहिए, ताकि ये पूरे तरीके से जो एक बैड गवर्नेंस है इनकी, जो अच्छे तरीके से डिलीवरेंस नहीं हो रही है,
लोग इन्हें आइंदा सालों में खुद ब खुद जो है ना जी, इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम का हुस्न यही है कि उसको टाइम दिया जाए, स्पेस दी जाए। लेकिन आप समझते हैं कि 3 साल में जो इस वक्त महंगाई की वजह से आवाम की हालत है, जो चीफ सपोर्टर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कुछ उनमें खामोश हो गए हैं और कुछ शोर मचा मचा के अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे हैं। आप समझते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम की हिर्स पूरी करने के लिए, आप उसकी हवस पूरी करने के लिए मज़ीद 2 साल में इस मुल्क में महंगाई का वो तूफ़ान बपा होने देंगे? क्योंकि आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लॉयर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2007 में लॉयर्स मूवमेंट की वजह से जो दुनिया में, पूरी पाकिस्तान में एक इनकलाब आया था। तो क्या अब आप समझते हैं कि मज़ीद डेमोक्रेसी को चलने देने के, डिरेल ना होने से बचने के लिए आप मज़ीद 2 साल इस सिस्टम को ऐसा चलने देंगे और खामोशी इख्तियार करेंगे? करना चाहिए ऐसा? देखें शाह साहब, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। पहली तो आपने बात की कि ये जो इंदौर इनके अपने लोग हैं, उनमें बड़ा इंतशार पैदा हो गया है। बात ये है, इनमें अक्सर लोग जो इलेक्ट होके आते हैं, जो इलेक्टेबल थे, ये जब महंगाई का दौरा है, तो आखिर जाकर उन्होंने अपने हल्के में अपनी आवाम को जवाब देना है। तो वो लोग ये एहतजाज ज़रूर कर रहे हैं, जी इतनी महंगाई हो रही है, हम अपने वापस हल्कों में कैसे जाएंगे, हमने आइंदा भी इलेक्शन लड़ने हैं आइंदा टेनोर के लिए। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनमें आपस में इंतशार पड़ चुका है। जहाँ तक आपने कहा कि इन्हें मज़ीद टाइम दे दिया गया, तो ये मज़ीद महंगाई जो है वो सरों के ऊपर से गुजर जाएगी। तो ये आपकी बात में बिल्कुल, इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। तो जैसे हमारे कायदीन ने ये वो जगह जगह फरमा रहे हैं कि हो सकता है कि इलेक्शन अब किसी वक्त भी हो सकते हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि अवाम को बुनियादी हकूक नहीं दिए जा रहे। इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकते हैं। आप एक तरफ ये कहते हैं इलेक्शन होने नहीं चाहिए, 5 साल पूरे करें, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अब ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि ये काया पलट सकती है। ब्रिगेडियर साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अब DGISI की तकरीर के हवाले से जो इशू सामने आ रहा है, इस हवाले से स्पेसिफिक मेरा सवाल ये होगा, आपने फ़ौज में एक अरसा गुजारा है, आप क्या समझते हैं कि जो आर्मी की पॉलिसीज़ होती हैं, अगर फेस चेंज होता है तो पॉलिसीज़ भी तब्दील होती हैं या पॉलिसीज़ कंटिन्यू रहती हैं उसी तरह? मैं इससे पहले आपको एक नुस्खा देना चाहता हूं, जो हमारे मेरे कोलीग हैं जो बात करते हैं कि जी शायद पीपल्स पार्टी आ जाएगी तो हम हमारे यहाँ पे जो है इमरान खान को हटा देंगे, पीपल्स पार्टी आ जाएगी या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ जाएगी तो यहाँ पे जो डॉलर गिरने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नवाज फैमिली और भट्टो फैमिली अपना पैसा इस मुल्क में ले आए, यहीं पे रखे, बैंक में रखे, उसका प्रॉफिट लेती रहे, बैंक से ना निकाले, गवर्नमेंट सीज भी ना करे उनके पैसों को। आप देखिएगा आपके मुल्क के रिजर्व कहां से कहां पहुंच जाते हैं, और जब रिजर्व पहुंच जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो आपके हर गरीब आदमी को नौकरी भी मिलेगी, आपके हर अमीर गरीब आदमी को रोजगार भी मिलेगा और उसका पेट भी भरेगा। अगर ये इस मुल्क से वाकई वफादार है तो ये अपने लीडर्स को बोले कि जी ये अपना पैसा यहाँ पे ले लिया। नंबर 2, जो आपने बात की DGISI की, आई थिंक कि हमारे कुछ जो हमारे टीवी के चैनल्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहूँगा कि अपोजिशन लीडर्स ने भी और जो रूलिंग पार्टी है उसके लीडर्स ने, जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने बिल्कुल स्ट्रीट वॉइस की तरह इसके ऊपर जो है वो कमेंट्स दिए, जो कि एक कोई इशू ही नहीं था। आपको पता है कि होता ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ में आपस में डिस्कशन हो जाती है, उसके बाद जो है वो नाम अनाउंस किया जाता है। ये हो ही नहीं सकता कि प्राइम जो है ना वो अदर, बिकॉज इट्स अ प्रोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। डिले हुई थोड़ी सी, जिसकी वजह से
जो है कुछ लोगों ने इसका अपना पॉलिटिकल फ़ायदा लेने की कोशिश की, कुछ लोगों ने इसमें स्ट्रीट बॉय बनने की कोशिश की, कुछ जो थे वो लोग उसको बिड़ा रहे थे। और दुनिया को हमने क्या दिखाया? दुनिया को हमने ये दिखाया कि एक 3 स्टार की अपॉइंटमेंट पे 2 हाईएस्ट जो लोग हैं, पोस्ट के लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं चल रहे, जो कि बिल्कुल एक गलत था। और यही 5th जनरेशन वॉरफेयर है। अगर आप देखें तो यही दुश्मन आप वो कर रहे हैं जो कि दुश्मन चाहता है, और एक इशू नॉन इशू को इशू बना के पेश करते हैं। मैं आपको एक चीज़ ये कहूँगा, पूरी दुनिया आपकी आईएसआई के पीछे लगी हुई है, बिकॉज आप देखें कि अफगानिस्तान में एक गेम चेंज हो गई है। आपकी पूरी दुनिया आपकी फौज के पीछे लगी हुई है। पूरी दुनिया जो है वो आपके जो ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर है उसके पीछे लगी हुई है। तो आप क्यों ऐसा मौका देते हैं ये जो चंद लीडिंग मीडिया हाउसेस हैं, जो कि आके वो लोग जिनको कि नेशनल सिक्योरिटी का पता ही नहीं है, जिनको कि नेशनल सिक्योरिटी जिन्होंने पढ़ी नहीं है, वो भी आके बात करते हैं और बड़ी बड़े मतलब है कि मैं आई एम सॉरी टू से कि वो ऐसे लगता है जैसे कि हमारे पुराने वक्तों में भांड होते थे, वो आके इस तरीके से एक नॉन इशू को इशू बना देते हैं। ये कोई इशू नहीं है, ये आपको कल या परसों मेरा जो स्पेसिफिक सवाल था वो सर, मेरा स्पेसिफिक सिर्फ पॉलिसी के हवाले से था। मेरा स्पेसिफिक सवाल, क्या पॉलिसीज जो हैं हमारी वो बदल जाएंगी फेस तब्दील होने से? ज़ाहिर है एक नया शख्स है, वो उसकी अपनी एक प्लानिंग होगी, या वो कंटिन्यू होगी? किसी भी मुल्क की पॉलिसी जो होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। आपका क्या मकसद है कि आज अगर अफगानिस्तान से निकल के ये सिर्फ जो है वो प्रेजेंट DDISI का हाथ है, या सिर्फ उसकी से नहीं, वो सारे लोग जो कि अफगान वॉर में इन्वॉल्व थे, स्टार्टिंग फ्रॉम जब ये रशिया ने इन्वेजन किया था, ये उन सारों का अपने अपने हिस्से का, अपने अपने टाइम का, अपने अपने लोगों, अपने अपने जो जिस डोमेन में वो काम कर रहे थे, और वो उसका समर है जो कि हम आज जो है वो समझते हैं कमांड चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कमांड ISI की कमांड चेंज करने, देखिए फौज की, पाकिस्तान आर्मी की एक ड्यूटी है, इट्स एन इंस्टीट्यूशन जिसमें के अनलाइक अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान के एक आदमी के चेंज होने से, और स्पेशली चीफ से नीचे जो आदमी है उसके चेंज होने से कोई फर्क पड़ेगा। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। मुगल साहब, आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, ब्रिगेडियर साहब ने सजेस्ट किया है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे इक़्तिदार में ऐसा हो चुका है, या अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार हासिल कर लेती है, दूध की नहरें बहने के यकीन है, तो वो अपना पैसा, तमाम अपोजिशन अपना पैसा यहाँ पर ला कर सिर्फ उसका प्रॉफिट भी अगर लें तो मामलात ठीक हो सकती हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए शाह साहब, बात ये है कि प्राइम जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो वेलफेयर ऑफ दी पीपल ऑफ द कंट्री है। तो मैं समझ अगर कोई ऐसे मामलात हैं तो फिर ये ज़रूर होना चाहिए, वो पैसा मुल्क की फलाह बहबूद पे लगना चाहिए, गरीब अवाम पे लगना चाहिए, अगर कोई ऐसी बात है तो। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों की तशरीफ़ आवरी का, प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार करने का बहुत शुक्रिया। आज डिटेल से बात हुई है इस हवाले से कि नैब तरमीमी आर्डीनेंस आना चाहिए या नहीं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि लॉज अमेंडमेंट होती रहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी ये सवाल बाकी है कि अमेंड अगर हो रही हैं तो इस वक्त क्या ज़रूरत पेश आई, हुकूमत आइंदा टाइम पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। जमहूरियत का हुसन ये है कि टाइम पूरे करने देना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे। अफगानिस्तान पॉलिसी के हवाले से भी ब्रिगेडियर साहब ने बात की है, पॉलिसीज़ चेंज नहीं होती फेस चेंज होने से। हाँ, अगर वक्त आने पर कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ी तो चेंज की जा सकती है। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।